Hey, hello everyone. I welcome to ArcGenesis. So today we are going to continue to learn the new concept in architecture, like harmony, Mughal gardens, brutalism क्या होता है, या फिर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. और एक क्वेश्चन और भी आ रहा है बच्चों के माइंड में कि सर जो पीडीएफ हैं वो हमें कहाँ पर मिलेंगे. देखो, जो भी हम लोग यूट्यूब पर कंटेंट डालते हैं इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इसमें कोई चार्जेस वगैरह पे नहीं करने होते हैं. तो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑन दिस ArcGenesis यूट्यूब टेलीग्राम चैनल, और या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ArcGenesis ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको फ्री सेक्शन में जाकर पीडीएफ वगैरह आपको डाउनलोड कर सकते हैं. वन मोर थिंग, वहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी चली हुई है, उसके अंदर कुछ पेमेंट वगैरह नहीं करना है. तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आपको वीक में 1 या 2 टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, आप उनको जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं. इट इज़ गोइंग टू बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. और अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स प्लस लॉन्च हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको मटेरियल मिलेगा. इट इज़ विल बी डिलीवर एट योर एड्रेस. बाकी लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं, 4 to 5 क्लासेस पर वीक रहती हैं, और मॉक टेस्ट हैं, ये 15 नहीं है, 30 to 40 टेस्ट होंगे इन क्रैश कोर्स प्लस. ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9250809050. ठीक है, आपको बाकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी. जो आज का पहला क्वेश्चन है, एंड वन मोर थिंग, आप जानते हैं कि नाटा के फॉर्म आ चुके हैं और जेके भी ऑलरेडी आ चुके हैं. एग्जाम भी लगभग सेम ही है, जून के बाद, जून और जुलाई में एग्जाम है. सो दिस टाइम यू आर हैविंग ओनली 60 डेज. आपको 60 दिन के अंदर बोर्ड्स भी तैयारी करनी है और आपको एग्जाम भी देने हैं उनके, और आपको नाटा और जेई दोनों की तैयारी करनी है. पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है, एक में ड्राइंग आती है, एक में नहीं आती है. उनके ऊपर डेडिकेटली वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप कैसे तैयारी करेंगे जेई की और नाटा की. बार बार एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है. ठीक है, एंड आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर नाटक हम प्लास्टर पैटर्न चेक करें तो वहाँ पर आपको रैंडमली कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होगा. सो वी नीड टू वर्क ऑन ए स्ट्रक्चरल मैनर. हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. तो इसलिए हमारी जो वीडियोस होती हैं, अगर आपने जो नोटिस की होगी कि हम लोग फ्रिक्वेंटली तो अपलोड नहीं करते हैं, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि वी नीड टू टाइम टू डिस्कस. उनको बनाना होता है, फिर हमें कंटेंट तैयार करना होता है, एंड वी आर नॉट जस्ट वर्किंग फॉर द व्यूज़ एंड द कमेंट्स. हमारा टारगेट होता है कि हमने कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चों को समझ में आना चाहिए और उनको उस क्वेश्चन का फ़ायदा भी होना चाहिए. देखो, मैं पर्सनली एक चीज़ बताता हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी. अगर आप चाहें तो 1-2 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं. अगर मैं आपसे बात करूँ कि लाइफ में अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, उसको पता कैसे चलेगा आप सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं. आपने कोई भी बुक पढ़ी है, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है, आपने कोई वीडियो देखी है यूट्यूब पर या कहीं पर भी, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करी. ठीक है, बिल्कुल आप उस इन्फॉर्मेशन को सोच कर देखो कि कहीं मैं यूज़ कर पा रहा हूँ उस इन्फॉर्मेशन को इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको डिस्कस किया लेट्स से गोथिक आर्किटेक्चर. गोथिक आर्किटेक्चर को पढ़ने के बाद आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा कि गोथिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, क्या वो सोल्व हो रहा है मेरी उस इन्फॉर्मेशन से? अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि एग्जाम तो सोल्व नहीं हो रहा है. तो इसीलिए किसी की बातें, या कोई भी कोचिंग सेंटर होता है, या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर है, या फिर कोई भी टीचर है, वापस में यही बात करते हैं कि हमारा कंटेंट बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. बट सबसे आसान तरीका क्या है? इट इज़ लाइक न्यूटन. आपने जो भी कोई चीज़ पढ़ी है उसके बाद आप उस टॉपिक को समझ पा रहे हैं, उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपने एग्जाम में. अगर यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन बहुत सही है, और अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसलिए जो पहला स्टेप होता है किसी भी एग्जाम का, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो कि क्या हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वो सॉल्व हो पा रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन से. अगर नहीं हो पा रहे हैं तो यू नीड टू वर्कआउट, और अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सही है, और अभी आपको उसको एक्सक्यूजेज नहीं है. पैटर्न भी सेम है. इस टाइम आपको सैम्पल पेपर्स भी अवेलेबल है, लास्ट के 3 ईयर्स के भी हैं. आप देख सकते हैं वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें पता भी है. और 2 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो ये भी क्लियर है कि एग्जाम उसी पैटर्न पर आने वाला है मोस्ट ऑफ द थिंग की, जो मुझे लगता है. हो सकता है कि नाटा चेंज कर दे, लेकिन यू हैव टू वेरी सिलेक्टिव कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं कहाँ पर. ठीक है, खैर चलो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. पहला क्वेश्चन है कि हाई डेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड इन. अच्छा, एक चीज़ और होती है कि व्हेन आई डिस्कस द क्वेश्चन, मेरा टारगेट उसको सोल्व करने का नहीं होता है कि आपसे बोल दो उसका सही आंसर ये है या ये है. मैं थिंक इसकी जो वर्ड्स भी आए हैं उनके ऊपर आपको पूरा डिटेल बताऊं, सो दैट कि मुझे नहीं पता ना क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. इवन किसी को नहीं पता है, इट्स ओनली सीओए और एनटीए नोट्स की कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो मेरा टारगेट होता है कि अगर हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो इनके ऑप्शंस को भी डिस्कस करें. कुछ क्वेश्चन और ही पूछ सकता हूँ जो मेरे माइंड में मुझे लगता है. तो हम एक क्वेश्चन देखने के लिए एक क्वेश्चन होता है, बट इट इज हैविंग मोर देन 10 टाइप ऑफ द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. तो उन सब चीज़ों को भी जरूरी है इन्फॉर्मेशन जो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है कि हाई डेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड इन.
फ्रिंज एरिया, सब अर्बन एरिया, सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सीबीडी का फुल फॉर्म क्या होती है, तो इट इज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या फिर अलोंग हाईवेज। समझते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है? देखो डेंसिटी आपने देखी होगी कि इट्स लाइक इन फिजिक्स आपने देखा होगा, बट इट इज डिफरेंट। इट इज इन दिस क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी, कि आपको सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पर देखने को मिलेगी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग विद इन द स्पेसिफिक लोकेशन डिटरमाइंस द पॉपुलेशन डेंसिटी। कितने इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन के उस एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसके ये डिसाइड करती है पॉपुलेशन डेंसिटी। और द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल डिवाइडिंग बाय द साइज ऑफ द एरिया। सिंपल सी वाली बात है। इसको ऐसा समझते हैं कि मेरे पास एक लैंड है ये, और मेरे पास दूसरी लैंड है, ये भी सेम एरिया है ए एंड बी। यहाँ पर 100 लोग रहते हैं और यहाँ पर रहते हैं 90। सो इन दैट केस आई विल से कि ए एरिया इज हैविंग मोर पॉपुलेशन डेंसिटी, बी कम होगी। और अगर मैं उसकी बात करूँ, लेट्स से यहाँ पर 100 की जगह 1000 है, तो यहाँ की डेंसिटी बोलेंगे कि सी इज हैविंग द मोर डेंसिटी। मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री, मतलब कंट्री हो सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, और टोटल एरिया, तो नंबर ऑफ द पीपल अपॉन टोटल एरिया, ये होता है। नॉर्मली इसको जो एरिया लेकर चलते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर लेकर चलते हैं और कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन, ये बताने के लिए कि उस लोकेशन की वैल्यू क्या है, वहाँ पर कितनी ग्रोथ हो रही है, या फिर माइग्रेशन ऑफ ए मैनी ऑर्गेनिज्म, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मैन लैंड रेशो, कि कितने लोग रहते हैं और अपॉन टोटल एरिया। इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, राइट। कोई जरूरी नहीं है ये ह्यूमंस के लिए हो सकता है कि टाइगर्स के लिए हो, नेशनल पार्क के लिए भी तो होती है, कितने टाइगर्स रहते हैं, डेंसिटी क्या है, तो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले हम लोग देखते हैं। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? देखो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक में आते हैं, लाइक इनको बहुत अच्छा लगता है डिस्कस करना, बट अगेन हमें थोड़ा सा लिमिट रहना पड़ता है। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी वीडियो लंबी होगी, बट चलेगा। आप चाहें तो उसको पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा आगे बढ़ा कर देख लो। अब ये होती है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, उनके कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2-4 लिखे हैं, बट इट कैन बी ऑफ एन नंबर ऑफ द फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर्स में क्या आता है, लैंडफॉर्म्स, कि किसी भी एरिया की लैंड कैसी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूँ, दिस इज हिली रीजन और मैं आगे देखता हूँ प्लेन रीजन। इसको एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज अरुणाचल या फिर लद्दाख ले लो, एक ही बात है। और हम लेके चलते हैं बिहार, यूपी, बंगाल रीजन, इट इज प्लेन रीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, लैंडफॉर्म्स डिसाइडिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। आप जानते हैं अरुणाचल के अंदर, हिली रीजन के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम होती है, और आपको यूपी, बिहार, ये जो प्लेन रीजन है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ द लैंडफॉर्म्स आर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। फिर होता है क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत मैटर करता है। डेजर्ट देखिए, आप एक माइंड में लेकर चलें जैसलमेर का एग्जाम्पल। आपको लगता है कि जैसलमेर में लोग कितने रहते होंगे, या फिर अगर हम बात करें कि मुंबई का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसलमेर वर्सेज मुंबई। मुंबई का क्लाइमेट कैसा, मॉडरेट है, वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंड होती है। वहाँ पर आपको कहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को अच्छी मिलेगी, जैसलमेर में या फिर मुंबई में या फिर दिल्ली में, तो आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा होता है, तो इट इज हैविंग द मोर पॉपुलेशन, ठीक है। अब क्लाइमेट भी दुनिया में बहुत तरीके से हो सकते हैं, कुछ लोग 10 बोलते हैं, 11 बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया कैसा होता है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इटली, फ्रांस, जो ये वाला रीजन है मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो रीजन होता है, उसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर लोअर टाइप ऑफ क्लाइमेट भी आता है, फिर टेम्परेट क्लाइमेट भी आता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी आता है, तैगा, तुंद्रा। सो इट इज हैविंग मोर देन 10 to 11 टाइम्स ऑफ क्लाइमेट फैक्टर। आप अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियोस बनाने डिटेल में, तो मैं उनको बना सकता हूँ। ये मेरा लाइक मैं चाहता हूँ उनको डिस्कस करना, बट अगेन इट इज गोइंग टू वेरी लॉन्ग वीडियोस। अब वो थोड़ा मुझे लगता है कि खैर फिर वीडियो लंबी हो जाती है। सो क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आपको क्वेश्चन सोचना है कि जब हमने डिस्कस किया कि देयर कैन बी ऑफ मैनी टाइप ऑफ द क्लाइमेट, तो कुछ क्लाइमेट ऐसे होंगे जो ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छे होंगे, कुछ क्लाइमेट्स ऐसे होंगे जो ह्यूमंस के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो माय क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टू यू, कि कौन सा क्लाइमेट सबसे अच्छा समझा जाता है ह्यूमंस पॉपुलेशन के लिए? पूरी दुनिया में बहुत सारे तरह के क्लाइमेट्स होते हैं, तो ऐसा कौन सा क्लाइमेट है जो सबसे अच्छा माना जाता है? मतलब क्या है कि ना तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए वहाँ पर, ना ज़्यादा ठंड होनी चाहिए, रेनफॉल भी रेगुलर होनी चाहिए, डिजीज कम होने चाहिए, एक्सट्रीम कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, तभी तो बोलेंगे अच्छा क्लाइमेट।
ठीक है। अब जैसे बोलते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो क्लाइमेट होता है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो इक्वेटर जो लाइन है अपनी अर्थ की, जो यहाँ से इक्वेटर से निकलती है, चाहे लाइक इट इज़ अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पर इस तरह से, और इंडिया अपना यहाँ चला जाता है, इंडोनेशिया और इस तरीके से। सो ये वाला रीज़न होता है, इट इज़ हैविंग द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये जो क्लाइमेट है ये अच्छा नहीं है ह्यूमंस के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन रहती भी नहीं है, ह्यूमन पॉपुलेशन। यहाँ पर ओनली देयर आर वेरी स्पेसिफिक ट्राइब्स जो उस तरह क्लाइमेट को अडॉप्ट कर चुकी हैं, वो ही रह पाती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा क्लाइमेट ऐसा है जो ह्यूमंस के लिए सबसे सूटेबल माना जाता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूँ। मानसून, टुंड्रा, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, लोरेशिया, लोरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। मानसून, टुंड्रा, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड लोरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। आपको बताना है इसका कि आपके हिसाब से क्या है, पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा आपको। फिर आता है सॉइल। सॉइल भी कैसे रही चीज़ जो मैटर करती है कि वहाँ की सॉइल कैसी है। हिली रीजन की सॉइल अच्छी नहीं होती है, बहुत ही थिन सॉइल होती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन आपको देखने को कम मिलेगी। जहाँ पर फ्लड्स आती हैं बार बार, जहाँ पर जो सॉइल अच्छी है, फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ की सॉइल अच्छी है, थिक सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, पॉपुलेशन आपको अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे सोशो कल्चर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का सोशो कल्चर कैसा है। आप देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बट एक ऐसा डेवलप्ड एरिया है लाइक मुंबई बोल सकते हैं, फिर यूएसए बोल सकते हैं, इफ़ यू आर कंपेयरिंग द कंट्रीज। यूएसए है, जो कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर सोशियो कल्चर इश्यूज कम हैं, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और चीज़ होती है अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, एक रीजन के अंदर कितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल ईस्टर्न इंडिया, इट इज़ हैविंग छोटा नागौर प्लेटो, जो अपना ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू है इस वाले पार्ट के अंदर, यहाँ पर पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। जिस एरिया में पॉपुलेशन रिसोर्सेज नहीं होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पर आपको देखने को पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं मिलेगी। और भी फैक्टर्स होते हैं, लाइक गवर्नमेंट का इंसेंटिव क्या है, क्या रिलीजियस फैक्टर्स हैं, अगर वहाँ पर जेनोसाइड चल रहा है या फिर वहाँ पर मान लीजिए एक वॉर चल रही है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी उस एरिया में। अगर कंट्री का कल्चर ऐसा है, अडेप्टिव है कि इमिग्रेशन को प्रमोट कर रहा है, तो वहाँ पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। फिर और भी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पर कितने लाइक इकोनॉमी कैसी है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, दिस हैविंग द हब इन इंडिया, तो वहाँ पर आपको डेंसिटी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन जो पिछड़े हुए एरिया है, बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ पर आपको डेंसिटी कम देखने को मिलेगी। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ द फैक्टर्स। अब उसके ऊपर तो मुझे काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा एंड मैं उसके ऊपर 2 घंटे का डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन चलो क्लियर है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया के अंदर दिस इज आवर इंडिया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिखाया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन 2021 में होना था, बट आप जानते हैं कोविड के चक्कर में ये डिले हो गया, तो शायद 2022 में होगा, इस साल ही होने वाला है। तो ये रीजन दिखा रहा है कि अपने इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, तो कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये वाली बेल्ट पर आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी इस वाले पार्ट में। क्यों? आप देखो यहाँ क्लाइमेट सूटेबल है, यहाँ पर प्लेन है, सॉइल अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, यहाँ पर और भी कई सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये कोस्टल रीजन में, यहाँ पर पूरा का पूरा कोस्टल रीजन में आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कहाँ पर कम देखने को मिलेगा? जहाँ पर हार्श क्लाइमेट है, यहाँ पर अरुणाचल के अंदर, या फिर ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि इट इज़ हैविंग वेरी एरिड और यहाँ पर रेनफॉल वगैरह नहीं होती है, तो आपको ये आप यहाँ बात करें इस वाले रीजन में भी पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। आप देखें 2001 में 77 थे और ये धीमे धीमे बढ़ता हुआ चला गया है। ये लाइक 77 के बाद 82 हुआ, फिर 81 हुआ, 90, 103 और होता हुआ अभी कितना है 324। नहीं, ये 2001 का है। जो लेटेस्ट है इट इज़ गोइंग टू बी 2011, सॉरी 2021 का नहीं हुआ है, इस स्लाइड में गलत लिखा हुआ है। सो 382। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इंडिया की, सो इट इज़ 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये ओवरऑल बात कर रहे हैं हमने पूरे भारत की, पूरे अपना इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम और बात करें कि ऐसा कौन सा स्टेट है विच इज़ हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बिहार जो है
उसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी। मतलब बिहार में पर्टिकुलर एरिया से डिवाइड करें तो सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। यूनियन टेरिटरी आई थिंक इट इज़ 1100 समथिंग, मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब इट इज़ नॉट एक्यूरेट बट अराउंड 1100 के आसपास है। ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी? दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि कैपिटल है, सेंटर में है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर ज़्यादा देखने को ही मिलेगी। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है? सबसे कम कहाँ देखने को मिलेगी? इट इज़ अरुणाचल प्रदेश। अभी आप देखेंगे ना, यहाँ सब जाएंगे तो आपको देखो लग रहा है कि यहाँ पर लोग ही कम रह रहे हैं। अब रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो टेरेन है, जो लैंड फॉर्म्स हैं, वो माउंटेन्स हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आता है ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? इट इज़ अंडमान निकोबार, ठीक। अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट बेसिस से बात करें, सो इट इज़ मुंबई सिटी। मुंबई सिटी में सबसे ज़्यादा एज अ डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन रहती है। सबसे कम कहाँ से रहती है? लाहौल एंड स्पीति। ये कहाँ पर है? लाहौल एंड स्पीति। चेक करना कहाँ पर है, आप समझ गए होंगे कहाँ पर है, ठीक है। इस वाले जम्मू लद्दाख, ठीक। अगर हम बात करें इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, दैट इज इन 1901, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वाज 77। तो अगर हम बात करें आज से करीब 120 साल पहले 77 लोग रहते थे 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और जो आज कितनी हो गई? 382 इन 2011। और शायद हो सकता है मेरे हिसाब से 410 के आसपास हो जाएगी जब आप 1-2 साल के बाद वीडियो देख रहे होंगे। अगर एक 2021 का लेटेस्ट सेंसस आ चुका है तो आई सपोज इतना ही होना चाहिए, 410 के आसपास, ठीक है। इवन दो इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 2.4% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया कितने परसेंट, जो इंडिया का जो लैंड है अर्थ की कितने परसेंट है, तो हमारी अर्थ लेट से कि 100 यूनिट है, तो हमारा जो इंडिया है वो 2.4 यूनिट है। सो हम पूरी अर्थ का सिर्फ 2.4% पॉपुलेशन एरिया को ही, सरफेस एरिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट वी कंट्रीब्यूट फॉर 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब 17, 17.5 या इसको 18-19% बोल सकते हैं, क्योंकि जो फैक्ट है 10 साल पुराना है। तो हम लगभग 20%, मतलब अगर आप 6 लोग आप रैंडमली पकड़ते हैं पूरी दुनिया में से, 6 में से एक भारतीय मिल जाए, ठीक है। विच एक्सट्रीमली लार्ज इन केस ऑफ द यूएसए अकाउंट फॉर 7.2% ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब पूरी अर्थ का 7% है वो है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 4.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में ऐसी लिमिटेशंस कम हैं, या इंडिया के अंदर हम ऐसी बात करें कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं। एग्रीकल्चर आप देखें तो पूरी की पूरी बेल्ट एग्रीकल्चर, इंडिया इज़ वेरी डोमिनेटिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये रीज़न है। और क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगी? दिल्ली। तो कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी? 11,320। तो आप समझ सकते हैं 11,320 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं एवरेज में दिल्ली। चंडीगढ़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, इट इज़ मोर देन 9,000। फिर पुडुचेरी 25, और ऐसे ही आप आएंगे। अगर बिहार की बात करें, बिकॉज दीज आर दी यूनियन टेरिटरीज, हियर यू कैन सी दीज आर यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। जो स्टेट है पहला है बिहार, इसकी कितनी? 1106। जैसे मैंने बात की थी, ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। वेस्ट बंगाली कितनी है उसके बाद? ये 2001 में नंबर 1 पर था, बिहार सेकंड पर था, लेकिन पिछले 2001 से लेकर 2011 के बीच में 10 साल के अंदर बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, तो ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे लेटेस्ट बात की जाए तो बिहार इज नंबर 1 इन पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर आप देखेंगे फिर यूपी, वेस्ट बंगाल, केरला होता आपको चेक कर सकते हैं। सबसे कम कहाँ देखने को मिलेगा? इट इज़ अरुणाचल प्रदेश, जो कि कितना? 17। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 17 लोग आपको एवरेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं आपको पॉपुलेशन तो इंक्रीज देखने को मिलेगी। एवरी यूनियन टेरिटरी, एवरी स्टेट इज हैविंग हैव विटनेस द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2001 एंड 11। और आप देखेंगे अगर जो फैक्ट आएगा 2021 का आएगा तो यहाँ पर आपको और भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ और भी देख लेते हैं लिटरेसी रेट के बारे में। अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो सबसे ज़्यादा आपको पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे? यस, केरला में मिलेंगे आपको, फिर लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में, फिर गोवा के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे कम देखने को कहाँ पर मिलेंगे, तो आपको देखने को मिलेंगे बिहार में। बिहार में सबसे कम लिटरेट पीपल मिलेंगे, इट इज़ द लिटरेसी रेट इज 61%, ठीक है। अरुणाचल, फिर उसके बाद अरुणाचल में, फिर राजस्थान में, फिर झारखंड में, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। अगर हम लेके चलते हैं, लाइक बॉयज़ लेके चलते हैं, 1000 बॉयज़ लेके चलते हैं
और उसके ऊपर कितनी लड़कियां हैं। इफ़ इट इज़ हैविंग 1100, इसका हम बोलेंगे कि गर्ल्स रेशो जो है वो अच्छा है। और अगर हम बोला जाए कि इसमें लेट्स से 900 है, इसका मतलब क्या है, गर्ल्स कम है बॉयज़ ज़्यादा हैं, तो ये सही नहीं है। केरला की जो सेक्स रेशो है इट इज़ 1084, इसका मतलब क्या है कि 1084 आर गर्ल, 1084 लड़कियां हैं ऑन 1000 बॉयज़, 1000 लड़कों के ऊपर। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम मिलेगा आपको। और आप देखेंगे तो फिर पुडुचेरी के अंदर भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, तमिलनाडु के अंदर भी 996, अरुणाचल के अंदर 993। तो ये जो स्टेट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर लगभग सेम है। अब सेम 100% तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे कम कहाँ पर देखने को मिलेगा, दादर एंड दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। अब आप बोलेंगे सर ये चंडीगढ़ में दिल्ली में तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सो ऐसा क्यों होता है। देखो उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन जो रहती है ना, वो माइग्रेट पॉपुलेशन रहती है, मतलब बाहर के लोग आकर रहते हैं। अब वर्किंग पॉपुलेशन रहती है, तो वर्किंग पॉपुलेशन में ये देखा गया है जो गांव से लोग आते हैं, इट इज़ ऑलवेज द मेल पॉपुलेशन विच डोमिनेट द माइग्रेशन। मतलब जो गांव से लोग आते हैं वो पहले लड़के या फिर जो वर्किंग पॉपुलेशन जो मेल होते हैं वो ही आते हैं। तो हम दिल्ली को ऐसा मॉडल स्टेट या ऐसा लेकर नहीं चल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये कोई स्टेट नहीं है, यहाँ पर एक कल्मिनेशन है जहाँ पर यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, एमपी इस एरिया से आते हैं। कौन सी पॉपुलेशन आती है, मेल पॉपुलेशन पहले आती है। उसके बाद अगर उनको सेटलमेंट हो जाता है तो फिर अपनी वाइफ को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपको इसलिए थोड़ा डाइवर्स देखने को मिलता है। बट आप बोलेंगे सर वेट, ये तो बात ठीक है, लेकिन हमने तो आज तक पढ़ा था कि हरियाणा है डाइवर्स। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चों, हरियाणा ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये लोवेस्ट जो है ये यूनियन टेरिटरीज हैं, दीज आर यूटीज, ये बहुत छोटे एरिया में है। अगर आप बात करेंगे स्टेट विद लोवेस्ट सेक्स रेशो इट इज़ हरियाणा, सबसे कम जो, लेकिन जो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, हरियाणा ने सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट करके दिखाया है। एक टाइम पर सबसे बेकार सेक्स रेशो देखने को मिलता था, लेकिन जो अगर आप इंप्रूवमेंट की बात करें तो हरियाणा इज फॉरवर्ड स्टेट इन दैट थिंग। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे हाईएस्ट केरला है, पुडुचेरी, और लोवेस्ट कहाँ पर देखने को मिलेगी, हरियाणा। आपको हरियाणा याद रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको तो ये वाली बात क्लियर हुई, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन क्या था मैं फिर से दिखा देता हूँ। आई थिंक हम काफ़ी आगे चले गए हैं इस क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन ये था कि हाई डेंसिटी इज ऑब्जर्व इन विच एरिया, फ्रिंज एरिया, सबअर्बन एरियाज, सीबीडी, या फिर अलोंग हाईवेज। तो एक एक करके देखते हैं कि फ्रिंज एरिया को पहले समझते हैं, जब तक समझ में नहीं आएगा तो कैसे पता करोगे कि क्या है। देखो फ्रिंज एरिया ऑफ ए सिटी का मतलब होता है द फ्रिंज एरिया इज द पार्ट ऑफ द अर्बन रीजन। मतलब क्या है, एक अर्बन एरिया होता है, अर्बन एरिया का ही पार्ट है, वेयर पैटर्न ऑफ द बिल्डिंग डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट इंटरवेव्स। इट हैज नाइदर फीचर्स ऑफ द अर्बन कम्पैक्सिटी नॉट द फीचर ऑफ द सब अर्बन विलेज। मतलब क्या है, ये आपका अर्बन एरिया है और ये आपका रूरल एरिया है। इसके बीच वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो आपको ऑरेंज कलर में मार्क है, उसको बोलते हैं फ्रिंज एरिया। तो आपको बताना है यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी देखने को मिलेगी। पहले देख लेते हैं सारे ऑप्शन। सेकेंड इज कॉल्ड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, CBD, इसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अब ये होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज द कॉमर्शियल एंड बिजनेस सेंटर ऑफ ए सिटी। तो मतलब क्या है, देखो जो नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज से आए हैं। इंडिया के अंदर CBD देखने को मिलता है, लेकिन उसके फीचर्स अलग होते हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बात करें तो CBD क्या था, दिस इज योर सिटी। सिटी का सेंटर में भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक सेंटर भी हो सकता है, या फिर देखा जाए तो कोई भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेन सेंटर है किसी भी सिटी का वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, उस साइड भी हो सकता है ना। तो CBD एक ऐसा पॉइंट था कि इट इज हैविंग इज द कॉमर्शियल एंड द बिजनेस सेंटर ऑफ ए सिटी, जहाँ पर जितने भी अफेयर्स हुआ करते बिल्ड किसी भी सिटी के, लाइक हियर यू कैन सी बड़े बड़े स्काईस्केपर्स आपको देखने को मिलेंगे। यू विल गेट द सो मेनी ऑफिसेज और लाइक जो शॉप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इट कंटेन्स कॉमर्शियल स्पेस एंड ऑफिसेज इन लार्जर सिटीज इज ऑफन सिनोनिम्स विद द सिटीज फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। कभी कभी CBD को फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है। ज्योग्राफिकली इट इज ऑफन कोइंसाइड विद द सिटी सेंटर और द डाउनटाउन। अब ये ऐसा भी पॉसिबल है कि सेंटर में हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है लाइक दिस इज योर सिटी कोई है तो CBD यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्रिक सेंटर में होगा CBD, ठीक है, ये हो सकता है। अब हमने बात की थी कि जो कॉन्सेप्ट है इट इज फ्रॉम द वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया में CBD देखने को मिलता है, यस देखने को मिलता है। दिल्ली के अंदर क्या बोलेंगे आप, जो कैनट प्लेस है इट इज CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। हाँ देखने को मिलेगा, फीचर्स अलग होते हैं। नॉर्मली जो वेस्टर्न कंट्रीज में CBD होता है वो रात को खत्म हो जाता है, लाइक इट इज ऑलवेज एक्टिव इन द डे टाइम, सुबह से लेकर शाम के बाद, शाम तक। शाम के बाद ये पूरा ये डेड हो जाता है, लाइक जो ऑफिस के लोग होते हैं काम करके घर चले जाते हैं। आपको इंडिया में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा।
इंडिया के जो ऑफिसेज हैं, ये जो इंडिया का जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, लाइक चांदनी चौक एग्जांपल ले सकते हैं। चांदनी चौक के अंदर कॉमर्शियल सेंटर है, तो वहाँ पर आपको दिन में तो काम देखने को मिलेगा, बट आफ्टर द लाइक इवनिंग और ड्यूरिंग द नाइट वहाँ पर रेजिडेंशियल ब्लॉक भी देखने को मिलेंगे। तो डेड नहीं होता है अपने इंडिया का जो CBD है, और रात को डेड नहीं होता है, वो फिर भी चहल पहल रहती है। थोड़े से वेरिएशंस हैं हर एक उसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको आई थिंक यू गॉट द फीलिंग ऑफ द कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द CBD। ठीक है, तो अब तक क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लोग तीन चार बातें करी, फ्रिंज एरिया क्या होता है, फिर हमने बात करें CBD, तो ठीक है। फिर आता है कि अलोंग द हाईवेज, अलोंग द हाईवेज कितने लोग रहते हैं, हाईवे के आसपास 1-2 लोग रहेंगे। ठीक है, तो द राइट ऑप्शन विल बी इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। फ्रिंज एरिया के अंदर थोड़ा सा बाहर सब अर्बन एरियाज क्या होते हैं, एक ऐसा एरिया जो सिटी लाइक ये आपको मेन सिटी है, उसके बाहर वाला जो पार्ट होता है जहाँ पर नॉर्मली कॉमर्शियल सेंटर्स ना मिलकर रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि एक मेन सिटी है, वहाँ पर एक्टिविटीज़ फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, और थोड़ा सा बाहर जाके यहाँ पर टाउनशिप बनाई जाती है, उसको बोलते हैं सब अर्बन एरियाज। फ्रिंज एरिया अलोंग द हाईवे, तो सबसे कम कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यू विल गेट द अलोंग हाईवेज। फिर आपको फ्रिंज एरिया, फिर आपको सब अर्बन एरिया में CBD के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? भाई CBD क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिजनेस एरिया है, यहाँ पर जो लैंड है बहुत ही लाइक प्रीसियस है। वहाँ पर एक लैंड आप एक कंपेयर करो अपने मेजर सिटीज़ में, दिल्ली की जो करंट प्लेस है वहाँ पर आपको लैंड कितना ईजिली मिल जाएगी, मुश्किल मिलेगी, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो वहाँ पर क्या होगा कि कम एरिया के अंदर ज़्यादा लोग आप कैटर करना चाहोगे, क्योंकि इट इज सेंटर। तो CBD जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट है कि हार्मनी कैन बी डिफाइंड एज। हार्मनी क्या है? ये थ्योरी ऑफ डिजाइन का एक प्रिंसिपल है, उसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ लैक ऑफ स्पेस और लैक ऑफ कन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ डायरेक्शन डी इज ऑल्सो द सेम, तो इसको हम हटा देते हैं। ये तो क्लियर है कि डी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। सो हार्मनी का मतलब क्या है? लैक ऑफ स्पेस है, या लैक ऑफ कन्फ्लिक्ट है, लैक ऑफ डायरेक्शन है। तो लेट्स सी कि हार्मनी क्या होती है। ऑलरेडी हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिजाइन सीरीज स्टार्ट कर दी है, वहाँ पर वीक में एक वीडियो आती रहती है, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है, लाइक वी आर नॉट गेटिंग गुड व्यूज़। तो ये डीमोटिवेट करता है हम लोगों को कंटेंट करने के लिए। तो ट्राई करो कि शेयर करो, जिन लोगों को नहीं पता है उनके बताइए कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब बात है हार्मनी का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ एग्रीमेंट और पीसफुल को एग्जिस्टेंस टुगेदर। मतलब क्या है? एक एग्रीमेंट बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ एग्रीमेंट, जहाँ पर साथ साथ लोग रह सकते हैं। जैसे इंडिया के बारे में बोला जाता है, वी आर हैविंग द डाइवर्सिटी इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हमारे कपड़े हों या हमारे फेस्टिवल्स हों या हमारा तरीका हो, कल्चर हो, वी आर हैविंग द डाइवर्सिटी, बट वी आर लिविंग विद हार्मनी। हम लोग है ना हार्मनी से रहते हैं, कोई हमें देखने में ऐसा लगेगा नहीं, वी ऑल फील लाइक ए इंडियन। तो हार्मनी का मतलब क्या है कि को एग्जिस्टेंस पीसफुल। ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। हार्मनी इज द सेंस ऑफ कोहेसिवनेस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ए कंपोजिशन। अगर हम थ्योरी ऑफ डिजाइन के बारे में बात करें, इन आर्ट्स बात करें, सो ये क्या है कि कोहेसिवनेस बिटवीन द एलिमेंट्स इन ए कंपोजिशन। एक कंपोजिशन है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आपस में कैसे दिखाई दे रहे थे। एलिमेंट शुड नॉट बी एग्जैक्टली द सेम, कोई जरूरी नहीं है सेम एलिमेंट होंगे, और कंप्लीट डिफरेंट बट रिलेटेड इन सम वे। कहीं ना कहीं आपको देख लगेगा कि इट इज रिलेटेड विद in a same manner. Color palettes or similar texture can be create a sense of unity between different components. Harmony is the purposeful and meaningful combination of two or more sounds simultaneously used to create a musical statement. आप ऐसे समझो कि आप एक गाना सुन रहे हो, गाने के अंदर it is having different instrument, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन है, गिटार है, ड्रम है, it can be of n number of the instruments, लेकिन आपको सुनने में क्या लगता है? एक अच्छा लगता है ना म्यूजिक, तो ये हार्मनी बोली जाती है उसको। फॉर्म ये याद नहीं करना है, कोई फायदा नहीं इसको याद करने का। थ्योरी ऑफ डिजाइन में कुछ फायदा नहीं है ये डेफिनेशन याद करने का। याद करने बैठोगे आप कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, आपको समझना होना चाहिए। अगर आपने थ्योरी ऑफ डिजाइन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, सर्च करोगे तो आई थिंक 4-5 पुरानी वीडियोस आपको देखोगे तो मिल जाएगी, तो आप उनको जाकर चेक करो। इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली फॉर द नाटक। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हार्मनी का मतलब क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं किसी भी कंपोजिशन के, लेकिन अगर वो साथ में देखते हैं तो एक ही यूनिफाइड वे में काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड द हार्मनी। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग डिजाइन में बात करें, यहाँ पर आपने देखा है तो बॉक्स के अंदर रेक्टेंगुलर डाल दिया तो गुड हार्मनी है।
एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल डाल दिया, भी हार्मनी में। लेकिन आप ये सोचकर देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है कि अच्छा लग रहा है कि आपको नहीं लग रहा है ना, ये देख के लग रहा है कि इट इज नॉट बैलेंस्ड, या फिर हम बोलेंगे लैक ऑफ हार्मनी की। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी क्लियर नहीं हुआ है तो थ्योरी ऑफ डिजाइन में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गार्डन्स इन राष्ट्रपति भवन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। राष्ट्रपति भवन के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो जो गार्डन्स हैं वो किन से इन्फ्लुएंस हुए हैं? फ्रेंच गार्डन्स है, ब्रिटिश गार्डन, मुगल गार्डन, चाइनीज गार्डन। तो समझते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। देखो, राष्ट्रपति भवन जो है इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, मतलब उन्हें खुद का घर नहीं है, ऑफिशियल ऑफिस की तरफ से मिला हुआ है, यहाँ पर रहते हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है? इन नई दिल्ली, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। ऑफ कोर्स आपने कई बार देखा भी होगा कि फोटोग्राफ। इट इंक्लूड गार्डन्स, यहाँ पर आपको गार्डन देखने को मिलेंगे, म्यूजियम देखने को मिलेगा, सेरेमोनियल हॉल देखने को मिलेगा, लार्ज ओपन स्पेसेस, रेजिडेंस ऑफ द बॉडीगार्ड्स एंड स्टाफ। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ही नीड सिक्योरिटी, तो आपको वहाँ पर उनकी सेफ्टी के लिए भी बॉडीगार्ड की जरूरत है, और उनके बेसिक काम के लिए स्टाफ की जरूरत है। एंड इन टर्म्स ऑफ द एरिया, इट इज द लार्जेस्ट रेजिडेंस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट इन द कंट्री। द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड एस्पेक्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन इज द डोम विच इज सुपर इम्पोज्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये डोम है अपने जो राष्ट्रपति भवन का जो बेस इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगर हम कुछ बात करें और भी, तो राष्ट्रपति भवन इज ऑल्सो नोन एज द प्रेसिडेंशियल पैलेस, इन द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में दूसरे नंबर पर है इतने एरिया की बात करें। अगर सबसे नंबर पर क्या है, तो इटली कैपिटल क्या है? रोम, और रोम के जो वहां पर है उसको बोलते हैं क्यूरिनियल पैलेस। वीडियो पॉज करो, चेक करो गूगल पे जाकर उसकी इमेज कैसी है, तभी आपके माइंड में ये फिट होंगी। इट हैज मोर देन 300 रूम्स। अगर हम बात करें राष्ट्रपति भवन की, 300 से ज़्यादा रूम है, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंशियल ऑफिस, जहाँ पर प्रेसिडेंट साहब बैठते हैं, उनकी गेस्ट रूम्स हैं, स्टाफ रूम में। जब कुछ लेट से कि जो बाइडेन आना चाहते हैं इंडिया में, तो वो कहाँ पर रुकने वाले हैं, उनको कहाँ पर रहेंगे, उनकी मीटिंग कहाँ पर होगी, तो एवरीथिंग इज इन राष्ट्रपति भवन। इट इज बिल्ट ऑन रायसेना हिल्स। ये नाम सुना भी होगा अपने, रायसेना हिल्स पर बना हुआ है। और रायसेना नाम कहाँ से पड़ा है? एक्चुअली 2 गांव हुआ करते थे, एक का नाम था रायसेनी एंड मलछा। इनको क्लियर किया गया था इस एरिया को बनाने के लिए। लाइक इन स्टार्टिंग देयर वाज अ 2 विलेज, उनको पूरा साफ किया गया और वहां पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एन आर्किटेक्ट नेम, किनका नाम बिल्कुल वही अपने वाले, सर एडविन लेंडसीड ल्यूटेंस। ठीक है, उनका पूरा नाम ये था। बिफोर इंडिपेंडेंट इट वॉज फॉर्मली नोन एज वाइसरॉय हाउस। तो इंडिया से पहले इसको बोला जाता वाइसरॉय। तो वाइसरॉय यहाँ पर रहते थे, एंड इज द लार्जेस्ट रेजिडेंस इन इंडिया। एवरी ईयर इन फरवरी, मुगल गार्डन बिहाइंड द राष्ट्रपति भवन इज ओपन ड्यूरिंग द फेस्टिवल कॉल्ड उद्यानोत्सव। उद्यानोत्सव के टाइम पीरियड में फरवरी में आपको ये गार्डन पब्लिक के लिए खोला जाता है, तो आप आना चाहें तो इसको विजिट कर सकते हैं ड्यूरिंग द फरवरी। आई थिंक 1 महीने के आसपास ये ओपन रहता है। ठीक है, ये फोटोग्राफ है, ये राष्ट्रपति भवन है, इसके बैकयार्ड है। तो यहाँ पर आपको मुगल गार्डन देखने को मिलेंगे, सर्कुलर गार्डन भी है, रेक्टेंगुलर गार्डन भी है और स्क्वायर गार्डन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कौन से गार्डन है। ये कौन है? ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी। और ये क्या है? ये इनकी वाइफ है। इनकी वाइफ का नाम आप बता सकते हैं क्या है? तो अगर आपको पता है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इनका नाम क्या है। आई थिंक आप बोर तो नहीं हुए ना वीडियो को सुनते हुए, या फिर ऐसा लग रहा हो काफ़ी डिटेल वीडियो क्यों बन रहे हैं। देखो, ये ज़रूरी है आपको समझने के लिए। छोटे छोटे पार्ट्स में बनाने के लिए वीडियो बना सकता हूँ 4-5 मिनट की, उसमें मेरी मेहनत नहीं लगेगी और उसके अंदर मेरे ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइबर ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा इसमें आपका। ठीक है, तो पहले आप समझो कि कंटेंट में कौन सा आपको पढ़ना है। ठीक है, और अगर मैं वीडियो बना सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ, एडिट करने के बाद अगर हमारी टीम इसको अपलोड कर सकती है तो आप उसको देख भी सकते हो। ठीक, और खासकर आपका फायदा भी है इसमें एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुटलिज्म एम्फेसाइज इज द यूज ऑफ स्टील, ग्लास, कंक्रीट, स्टोन। ब्रुटलिज्म किसके यूज को एम्फेसाइज करता है? आपको ब्रुटलिज्म सर्च करोगे तो एक बार वीडियो पोस्ट करके देखो। पहले तो जो क्वेश्चन क्या है ना, ट्राई किया करो वीडियो पोस्ट करके अटेम्प्ट करने का, कि आप अगर आप ये क्वेश्चन आपके आता है नाटा जे में तो आप क्या क्लिक करेंगे, फिर आप उसको समझो कि इसमें क्या आप सही सोच रहे थे या गलत सोच रहे थे। तो खैर देखते हैं ब्रुटलिज्म। देखो, ये इमेज गलत है, हाँ, दिस इज रॉन्ग इमेज। एडिटिंग करने के टाइम पीरियड में रह गई होगी। सो ब्रुटलिज्म का मतलब होता है, इट इज नोन एज अ ब्रुटलिस्ट आर्किटेक्चर इज अ स्टाइल दैट इमर्ज इन 1950s, 1950 के आसपास इमर्ज हुआ एंड ग्रो आउट ऑफ द अर्ली 20th centuries मॉडर्निज्म मूवमेंट। ब्रुटलिज्म बिल्डिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय देयर मैसिव
मतलब आपको बहुत ही भारी भरकम मैसिव ब्लॉक देखने को मिलेगा। मोनोलिथिक, मोनो का मतलब वन, लिथिक का मतलब स्टोन, ऐसा दिखाई देगा कि जैसे एक ही मटेरियल यूज हुआ है। एंड ब्लॉकी मतलब पूरे ब्लॉक टाइप का बहुत बड़े से अपीयरेंस विद ए रिजिड ज्योमेट्री स्टाइल, और वहाँ पर आपको इस तरह का आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलेगा। ज्योमेट्रिकल शेप्स जो मिलेंगे आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, लाइक आपको स्क्वायर, क्यूब, ट्रायंगुलर ऐसा कुछ देखने को मिलेंगे ज्योमेट्रिक स्टाइल। एंड लार्ज स्केल ऑफ यूज होती पॉर्ड सीमेंट, और आपको जो सीमेंट है पॉर्ड सीमेंट आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अभी ब्रूटलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ? कुछ लोगों का मानना है कि जो ली कॉर्बुसियर जिन्हें चंडीगढ़ डिजाइन किया है, यस ही वाज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, अल्टीमेटली ही गॉट द सिटीजनशिप ऑफ द फ्रांस। सो स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बुसियर लव ऑफ द कंक्रीट मे हैव स्टार्ट ब्रूटलिज्म। जो कॉर्बुसियर थे वो एक्चुअली कंक्रीट से बहुत प्यार करते थे, मतलब उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनका जो स्टाइल है ऑलवेज विद द वर्क ऑफ द कंक्रीट। यूनाइटेड द हैबिटेशन इन द मर्सलीज, फ्रांस में ही है, वॉज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द 10 ईयर्स। तो उन्होंने 10 साल में प्रोजेक्ट बनाया। ये बिल्डिंग उन्हीं की, ये वाली बिल्डिंग, ये क्या है? मर्सलीज जो है, यूनाइटेड द हैबिटेशन के नाम से बिल्डिंग है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में काम रुक गया था बीच में, बाद में 1952 में कंप्लीट किया। एंड क्रिएटेड एज अ हाउसिंग ऑफ द वर्किंग क्लास, ली कॉर्बुसियर डिजाइन कॉल्ड अ जाइंट रेनफोर्स कंक्रीट फ्रेमवर्क फिट द मॉडल अपार्टमेंट द मैमथ कॉम्प्लेक्स विद द थिंग्स। ये हम लोग कैटर कर सकते हैं। यहाँ से ही बोला जाता है कि ली कॉर्बुसियर वाज द पर्सन हु स्टार्टेड द ब्रूटलिज्म इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रूटलिज्म के बारे में तो आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द बिल्डिंग्स। तो इसमें एक चीज कॉमन है, सीमेंट, एक्सपोज, मोनोलिथिक, ब्रूटल, मैसिव ब्लॉक, पोर्ट सीमेंट, आपको कुछ चीज कॉमन देखने को मिल रही है। तो यस, सो इट दैट्स कॉल्ड द ब्रूटलिज्म। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो द बोलवर्ड कॉन्सेप्ट इन पेरिस वॉज डिजाइन बाय, तो पता होना चाहिए बोलवर्ड क्या होते हैं और ये किसने डेवलप किए थे। आप इस कमेंट में जवाब देंगे, मैं इसको पिन कर दूंगा और उसको एज हार्ट भी दे दूंगा जिससे कि पता चल सके कौन सा का सही ऑप्शन है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन ओनली। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 2 महीने का टाइम पीरियड है अपने पास, तो पढ़ाई पर लग जाओ। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर योर सक्सेस। आप आधा घंटे, 1 घंटा या फिर 2-4 वीडियो देख के आप सोचते हैं नाटा या जेई का सेक्शन निकाल लेंगे, तो नहीं होगा ऐसा। आपको डेडिकेटली पढ़ाई करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन। और कॉम्पिटिशन के अंदर पेपर ईजी है, डिफिकल्ट है, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इनकॉम्पिटेंट हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो आई एम जस्ट लिविंग दिस थिंग। और आप चाहें तो क्रैश कोर्स लगा सकते हैं, तो पूरी डिटेल आपको नीचे कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।